एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस नए व्लॉग में। तो आज मैं बताऊंगा आप सबको पंसुआ डैम के बारे में। और इस डैम के बारे में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, क्योंकि ये सारंडा के अंदर स्थित है। और चाईबासा से अगर आप जाएंगे तो आपको 73 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से आना जाना 143.8 कुछ किलोमीटर पड़ जाएगा आपको। ओके, तो काम की बात करते हैं। आप वहाँ कैसे जा सकते हैं? आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक आसान रास्ता और दूसरा कठिन रास्ता। ये आपकी चॉइस है। अगर आप जल्दी पहुँचना चाहते हैं तो सीकेपी के रास्ते से जाइए, लेकिन आपको सीकेपी के रास्ते में किसी भी प्रकार का सरप्राइज़ नहीं मिलेगा। और अगर आपको पहाड़ पर्वत पसंद है, सरप्राइजेस पसंद हैं, तो आप जंगल के रास्ते चले जाइए। आप जंगल को अनुभव करना चाहते हैं, आप पहली बार शहर से पंसुआ डैम की ओर जा रहे हैं, तो जंगल के रास्ते जाइए। और हो सके तो एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर लेके जाइए। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, अकेले जाने की गलती मत करना, क्योंकि वहाँ नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम भी मैंने देखा। और वहाँ कुछ एक दो ढाबे मिलेंगे, लेकिन अगर आप मुसीबत में पड़ते हैं तो आपको वहाँ ईज़िली मदद नहीं मिलेगा, क्योंकि गराज वगैरह नहीं है, वो गांव है। और सड़कें अब पहले से बेहतर हो गई हैं। अगर आप शहर की भागदौड़ से तंग आ चुके हैं, वैवाहिक जीवन में कटुता आ गई है, घर का माहौल दूषित रहता है, पड़ोसी आपके कमीने हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कहाँ शांति मिलेगी, अपनी बाइक उठाइए, अपने दोस्त को पीछे बांधिए और इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिए। हाँ, कुछ ज़रूरी बातें। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको विद्यालय भी मिलेगा, और विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था भी है। और सामने में एक दुकान या ढाबा कह सकते हैं, उसमें खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है तो सामने मार्केट पड़ता है, वहाँ से आप मछली या चिकन ला सकते हैं और ढाबे वालों से बनवा सकते हैं। सफ़र के दौरान आप देखेंगे कि जगह जगह आपको बोर्ड मिलेंगे, और बोर्ड में लिखा होगा कि ये हाथी का आगमन क्षेत्र है, तो सावधान रहें। एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ, आते समय जंगल के रास्ते आइए और लौटते समय सीकेपी के रास्ते से जाइए, क्योंकि लौटते समय ज़्यादातर शाम हो जाता है, तो आप सीधे रास्ते से जा सकते हैं। उसमें आपको किसी भी प्रकार का टर्निंग नहीं मिलेगा। और सीकेपी वाले रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको गैराज मिल जाएगा, होटल मिल जाएगा, भीड़ देख पाएंगे। बाकी जंगल के रास्ते में बिल्कुल सुनसान, कुछ गांव के लोग गाय बैल चराते हुए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अंकल कौन है और हम दोनों इतने करीब क्यों हैं। तो दरअसल बात ये है कि हम दोनों एज अ ड्राइवर गए थे, और मैं अपने डिज़ायर में और वो अपने स्कॉर्पियो में पैसेंजर्स को लेकर गए थे। जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे और जैसे हम लोग गाड़ी से उतरे, अंकल ने मुझे देखा और मंद मंद मुस्कुराने लगे, और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। और उन्होंने तुरंत कहा, जीवन में कभी विवाह मत करना। मैं तुरंत बोल पड़ा, क्या आपकी शादी हो गई है? तो उन्होंने कहा, हाँ, मेरे बच्चे हैं। फिर अंकल ने कहा कि वे काफ़ी तनाव में रहते हैं, उन्हें घर की याद सताती है, वे चिंतित रहते हैं। फिर अंकल ने मुझसे और कुछ जानना चाहा। वे पूछ रहे थे कि मेरी क्वालिफ़िकेशन कहाँ तक है, और मैंने अंकल से कहा कि मैं बहुत और भी कुछ जानता हूँ, जैसे कि मैं बातें बना लेता हूँ। इस वीडियो में आप हमें देख सकते हैं कैसे 19-50 का अंतर है, और वे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लग रहे हैं, और उनके चेहरे में साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने पूरा भारत भ्रमण कर लिया है। जब मैं जगहें बदल रहा था, वो मुझसे कह रहे थे कि वो मैं उनके करीब बैठूं और उनसे वार्तालाप करूं, पर मेरे दिमाग में कुछ और ही प्लान्स थे। वहाँ जाने पर आपको वहाँ ज़्यादा गंदगी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सारा कचरा इस कंटेनर में जमा किया जाता है। आई थिंक ये कंटेनर मछली रखने के लिए बनाया गया है। जब उन्हें मछली रखनी होती है तो शायद वे इस कंटेनर को साफ़ कर देते हैं। हाँ, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप वहाँ बोटिंग करना चाहते हैं तो कुछ पैसे लेकर जाएं, ज़्यादा नहीं, 100 रुपये। अगर आप वहाँ रोमांस करने के पर्पज़ से जा रहे हैं तो वो ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि वहाँ आपको प्राइवेसी नहीं मिलने वाली है। चारों तरफ खुला होगा और छुपने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो हो सके तो एक कार बुक कर लें, और वहाँ आपको साफ लिखा हुआ मिलेगा कि असुरक्षित स्थलों पर अतिरिक्त क्रीड़ा ना करें। खासकर जब आपको तैरना नहीं आता है तो पानी से दूर ही रहें। बोटिंग के दौरान जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक ठंडी सी हल्की सी हवा आपके चेहरे को छू जाती है, और आप शहर के ट्रैफिक से दूर, मोहमाया से दूर,
मेरे जैकेट को मत देखना यार, वो फटा हुआ था। हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोग थे तो नाव थोड़ी सी दब रही थी। धीरे धीरे किसी तरह हम लोगों ने 200 मीटर का सफ़र तय किया और वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। पानी को छूते ही मेरे तन बदन में ठंडक फैल गई। वो जगह काफ़ी शांत है, लेकिन वहाँ कुछ लोग साउंड बॉक्स लेकर आए थे और उन्होंने जो गंद मचाया ना, मैं कह नहीं सकता। एक से एक घटिया गानों की लिस्ट थी उनके पास और उस गानों में वो जिस तरह से झूम रहे थे मानो उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया हो। आस पास के माहौल को उन्होंने ध्वनि प्रदूषण से भर दिया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वे कैसे नृत्य कर रहे हैं, कैसे आनंदित हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मैं ऑपरेटर महोदय से बस इतना कहना चाहता था कि उसने उस दिन कौन सा माल फूंका था और साउंड इतना ज़्यादा था कि कार के शीशे हिल रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस इतना चाहता था कि वे ध्वनि को थोड़ा कम कर दें, क्योंकि मैं अंकल की बातें सुन नहीं पा रहा था। अंकल कैसे मुझे भविष्य को लेकर बातें बता रहे थे। वे आने वाले जीवन के प्रति मुझे जागरूक कर रहे थे। मसला सारा सुकून का है, वरना ज़िंदगी तो हर कोई काट रहा है। आपको कुछ फील हुआ? मैंने अपने फ़ोन की तरफ देखा, उसमें नेटवर्क इशू था। मैं कैसे भी करके एक फ़ोटो या वीडियो पोस्ट करना चाहता था ताकि पूरे जहान को पता चले कि मैं कितना खुश था। मैं अपनी दोस्त को कॉल करके ये बताने वाला था कि मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, गिरना भी चाहता हूँ पर रुकना नहीं चाहता हूँ नैना मैं उड़ना चाहता हूँ। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। दरअसल वहाँ का माहौल ही ऐसा था कि मेरे अंदर फिल्मी डायलॉग्स चल रहे थे। ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा गाइस। ये पानी देख रहे हैं आप, ऐसे नज़ारे में हमें अवसर दिखता है। अब आप सोचेंगे वो कौन सा अवसर? ऐसी जगहें हमारे लिए अवसर की तरह होती हैं। साफ शब्दों में कहूँ तो कि कोई स्त्री नहा रही हो और अचानक उधर से बचाओ बचाओ की आवाज़ आए और हम किसी फिल्मी हीरो की तरह पानी में कूद जाएं और उसकी जान बचा ले, और प्रेम हो, विवाह हो और बहुत सारे बच्चे हों। लड़के समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे यार, एक बार फिर से अंकल आ गए। उन्होंने मुझे ज़मीन में ला दिया और उन्होंने कहा कि विवाह मत करना। उसी वक्त, उसी क्षण, उसी पल मैं वास्तविक जीवन में आ गया। मैंने इस बार भी हार नहीं मानी। मैंने कैमरा को स्टैंड में लगा दिया और झील के करीब खड़ा हो गया, ये सोचकर कि कोई जल परी आएगी और मुझसे पूछेगी कश्मीर मांगो, क्या मांगते हो। और वो जैसे ही मछली से एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती तो मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेता। इतना ही नहीं, मैं उससे मांगता 2 प्लेट चिकन टिक्का और अंकल के लिए एक बियर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने दूसरा ट्राई मारा कि मैं पानी को अपनी छाती में भर के ले जाऊं, पर लेकिन वहाँ साफ लिखा था कि असुरक्षित स्थल पर जल में किसी भी प्रकार का क्रीड़ा ना करें। मतलब नई जगह में ज़्यादा मस्ती ना करें तो बेहतर होगा। थैंक यू। जाते जाते मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। अपनी हद में रहें ऐसी जगहों पर। ज़्यादा मस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मत करो इतनी मस्ती, ज़िंदगी नहीं है सस्ती। इसी तरह मैं लाता रहूँगा नए ब्लॉग। देखते रहिए बेबी ड्राइवर 007। थैंक यू।